22 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब भारत की आत्मा पर हमला होने वाला था। एक ऐसा अटैक जिसे भारत के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम अटैक की। और ठीक 1:30 में कुछ आतंकवादी वैली के अंदर एंटर करते हैं AK-47 और M4 कार्बाइन्स जैसे वेपन्स के साथ, और फिर टेररिस्ट हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसका मोटिव था कि हर टूरिस्ट एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, और होता वैसा ही है। हर कोई एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है और फिर टेररिस्ट रिलीजन पूछना शुरू करते हैं और उससे कलमा पढ़ने को कहा जाता है। जो ये सब नहीं कर पाते हैं उससे गोली मार दी जाती है, जिसमें 26 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें एक लोकल मुस्लिम्स और एक क्रिश्चियन था, और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो हिंदू थे। इससे साफ पता चलता है कि एक खास रिलीजन्स को टारगेट किया गया था। जो 24 लोग मारे गए वो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे, जिसमें जयपुर के 32 साल का नीरज उदवानी, जो कि यूएई में काम करता था, ये छुट्टी में घर आए हुए थे। ये शिमला में पहले एक पार्टी अटेम्प्ट करता है और फिर ये कश्मीर घूमने आते हैं। इसी में एक नेपाल के सुदीप नुपड़े और IAF, IB और NV के ऑफिसर्स, अरुणाचल से आए हुए एयरफोर्सेस ऑफिसर कॉर्पोरल त्यागी और हरियाणा से आए हुए विनय नरवाल, जिसकी शादी के महज 6 दिन हुआ था, और ये यहाँ हनीमून मनाने आते हैं। एक ऐसा हनीमून जिसके बाद उसकी पत्नी विधवा होने वाली थी। एक वायरल वीडियो में उसकी पत्नी ये कहते हुए सुना गया कि उसके पति एक हिंदू नहीं थे, शायद इसीलिए उसे मार दिया गया। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। कहा पुणे की HR प्रोफेसर के आसारी ने। उसने बोला जब टेररिस्ट को फायरिंग करते हुए देखा तो अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए वो एक टेंट में चले जाते हैं, लेकिन टेररिस्ट वहाँ भी आ जाता है और उसके पिता को कलमा पढ़ने को कहा जाता है। जब वो नहीं पढ़ पाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, और इसी तरह 26 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वहाँ मदद करने के लिए कोई नहीं था। अगर वहाँ इंडियन आर्मी भी पहुँचता तो उसे 20 से 30 मिनट आराम से लग जाता। देखिए, ये है जम्मू कश्मीर, और यहाँ से 41 किलोमीटर पड़ता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पहलगाम है। और पहलगाम से 5 किलोमीटर ऊपर आप चढ़ाई करेंगे तो ये है 800 मीटर का एक मैदान, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस अटैक की पूरी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TRF, उसने लिया। लेकिन पाकिस्तान इसे कभी टेररिस्ट ग्रुप मानता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसे पाकिस्तान द्वारा ही बनाया गया है। देखिए होता क्या है, 28 जून 2018 को एक ऐसा दिक्कत खड़ा हो जाता है जिसके कारण पाकिस्तान की सर्वाइवल तक की बात आ जाता है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि वर्ल्ड का एक ऐसा फाउंडेशन ग्रुप है जो कि टेररिस्ट की फंडिंग वगैरह की मॉनिटरिंग करता है। जब ये पाकिस्तान की एक्टिविटी को देखता है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है। बेसिकली ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले एक सुधरने की मौका दिया जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान में आने वाले लोन वगैरह बंद हो जाता है। और तभी FATF ने पाकिस्तान के लिए एक गाइडलाइन जारी करता है और पाकिस्तान को बताता है कि आपके यहाँ ये जो लश्कर-ए-तैयबा है उस पर एक्शन लो और उसका फंडिंग वगैरह बंद करो। और तभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टेररिस्ट से अलग दिखाने के लिए छोटा मोटा एक्शन लेते हैं और एक रिपोर्ट बनाता है। उसमें बताता है कि इसका फंडिंग वगैरह रोक दिया गया है और इसका लीडर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन फिर 15 फरवरी 2009 को इंडिया में पुलवामा अटैक होता है, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और फिर इंडियन गवर्नमेंट छोटे मोटे प्रूफ को इकट्ठा करके एक डोजियर तैयार करता है और FATF का जो मेंबर है उसे ये डोजियर भेजता है। 17 से 22 फरवरी तक FATF की पेरिस के अंदर मीटिंग होती है और पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप थे इसकी एक्टिविटी कम होने लगता है और इसी बीच 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है। In a seismic policy shift, Article 300 जिसके बाद पाकिस्तान चारों तरफ से फंस जाते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद वो मिलिट्री एक्शन ले नहीं सकता था और लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद जैसे जो संगठन था वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये पहले से ही FATF के नज़र में था। तो ये सब चीज़ से निपटने के लिए पाकिस्तान मुरीदके में एक मीटिंग करता है जहाँ LAT का हेडक्वार्टर है और एक न्यू सोल्यूशन निकालता है ताकि जो कश्मीर की लड़ाई है उसकी कंटिन्यू रखा जा सके और एक नया टेररिस्ट ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रहता है द रेजिस्टेंस फ्रंट। जब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां मिला था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस संगठन को टेररिस्ट घोषित कर दिया था और इसका एक मेंबर जिसका नाम है शेख साजद गुल को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था। कुछ रिपोर्ट को माने तो पहलगाम अटैक में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर इस साजिशकर्ता में इन्वॉल्व था। इस अटैक में 4 से 6 टेररिस्ट बताए जा रहे हैं लेकिन इस अटैक की एग्जैक्ट टेररिस्ट नंबर पता नहीं चला है। जब ये अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री सऊदी दौरा पर था। जैसे ही प्रधानमंत्री को ये पता चलता है होम मिनिस्टर को तुरंत जम्मू कश्मीर जाने को बोला जाता है और इधर होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर निकलते हैं और वहाँ जा कर के वहाँ के गवर्नर और टॉप सेक्रेटरी से मिलते हैं और फिर प्रधानमंत्री अगले दिन सऊदी दौरा को कैंसिल करके भारत लौटते हैं और फिर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के टॉप कमांडर भी शामिल होते हैं और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई स्टेप उठाए जाते हैं जिसमें पहला 1916 से चला आ रहा इंडस वाटर ट्रीटी को पोज करना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाटर को तुरंत रोका जा सकता है लेकिन आने वाले टाइम में इसको रोक सकता है भारत। इसमें पाकिस्तान का अब यहाँ पटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद और दूसरा था वाघा बॉर्डर को बंद करना। भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करके आया है और जिसके पास वायलेट वीज़ा है वो 1 मई तक भारत को छोड़ दें। सार्क वीज़ा के तहत जो वीज़ा ग्रांट किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया और पाकिस्तान के मिलिट्री नेवी और एयर फोर्सेस एडवाइज़र जो न्यू दिल्ली के असेंबली में है उसे 1 हफ्ते के अंदर देश छोड़ने को कहा जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने एक स्केचेस को रिलीज करते हैं। इसके बाद आर्मी के द्वारा भी एक फ़ोटो को पब्लिक किया जाता है और इससे साफ पता चल जाता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। इसके बाद कई टेररिस्ट कैंप को उड़ाया जाता है और फिर डेट आता है 7 मई 2025 जब हमें पाकिस्तान से बदला लेना था। वो बदला जो भारत की माँ, बहन और बेटियों की सिंदूर को उजाड़ा था। तभी भारत के आर्मी ऑफिसर्स, एयर फोर्सेस और नेवी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट करते हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट था पाकिस्तान में बैठा टेररिस्ट संगठन। पाकिस्तान के 9 अलग अलग लोकेशंस पर अटैक किया जाता है। ये लोकेशन कुछ पाकिस्तान के अंदर था और कुछ पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर POK में, जिसमें पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और हाफिज सईद की हेडक्वार्टर है मुरीदके, जो कि हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है और इसे यूनाइटेड नेशन ने 2008 में टेररिस्ट घोषित कर चुका है और इसे 2010 में अमेरिका ने इस पर 10 लाख की इनाम भी घोषित कर रखा है और इसी जगह पर लश्कर तैयबा का नर्व सेंटर है। दूसरा जो लोकेशन
टारगेट किया गया था वो था मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, जहां मसूद अजहर की बेस सेंटर है। इसी जगह पर एलईटी का हेड क्वार्टर भी है। तीसरा जो लोकेशन टारगेट किया गया था वो था मुजफ्फराबाद का साइड एंड बिल कैंप, जहां लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट मेंबर का ट्रेनिंग होता था। और ये ट्रेनिंग देता कौन था? पाकिस्तान का जो स्पेशल फोर्सेस होता था वो इस ट्रेनिंग को देता था। और चौथा जो था वो मुजफ्फराबाद का साई नाला कैंप, जहां पहलगाम की टेररिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी। और ऐसे ही अलग और 5 लोकेशंस है जहां या तो टेररिस्ट का ट्रेनिंग होता है या फिर उसका इंटर इंडक्शन सेंटर है। और इस अटैक के बाद इंडिया ये साफ कर देता है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ वहाँ की टेररिस्ट का टारगेट था, ना ही मेरा टारगेट सिविलियन था और ना ही वहाँ की 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian. लेकिन पाकिस्तान ने इस अटैक के बाद एक शर्मनाक हरकत करता है। वर्ल्ड की सारे लॉ को डिस्ट्रॉय करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के एलओसी के पुंछ शहर पर हमला करता है, जिसमें 16 लोग मारे। वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए। 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप यहाँ तक वीडियो देखें, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।